जब आप सड़क पर किसी पुलिस वाले को देखते हैं तो क्या देखता है? ताकत, वर्दी का रौब या फिर एक भ्रष्ट सिस्टम का चेहरा? आज हम उसी वर्दी के पीछे छुपे सच को देखने जा रहे हैं और यकीन मानिए जो सच सामने आएगा वो शायद आपको चौंका देगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसी सवाल से शुरू करते हैं। सड़क पर जो सिपाही दिखता है, क्या वो असली पावर है या फिर उस सिस्टम का सबसे बड़ा शिकार जिसे बचाने की उसने कसम खाई है? सवाल थोड़ा असहज है, लेकिन इसका जवाब जानना बहुत बहुत जरूरी है। जरा इस नंबर को देखिए, 86%। हमारी पूरी पुलिस फोर्स का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ एक रैंक से बना है। 86%। ये सब कांस्टेबल है, वो जो हमें हर जगह दिखते हैं, हर गली, हर चौराहे पर। सही मायनों में वो पुलिस का चेहरा है, पर क्या चेहरा ही असली ताकत होता है? और यहीं पर पावर का सबसे बड़ा धोखा सामने आता है। सोच कर देखिए, हमारी पुलिस फोर्स का 86% हिस्सा, यानी वो चेहरा जो हमें हर जगह नजर आता है, उसके पास असल में फैसले लेने की अथॉरिटी है जीरो, बिल्कुल जीरो। वो सिस्टम के हाथ पैर हैं, लेकिन दिमाग नहीं। तो अगली बार जब किसी कांस्टेबल को देखें तो याद रखिएगा कि आप सिस्टम का सबसे शक्तिशाली नहीं, बल्कि सबसे मजबूर हिस्सा देख रहे हैं। तो ठीक है, अब जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आज की नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, करीब करीब 160 साल पुरानी। ये कहानी उस ब्लूप्रिंट की है जो आज भी हमारी पुलिसिंग को कंट्रोल कर रहा है। इसे समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1857 में क्रांति हुई और ब्रिटिश राज बुरी तरह डर गया। उन्हें भारतीयों को कंट्रोल में रखने के लिए एक हथियार चाहिए था, और वो हथियार था 1861 का पुलिस एक्ट। इसका मकसद सिर्फ एक था, एक ऐसी फोर्स बनाना जो सवाल ना करे, बस हुक्म माने। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आजादी के इतने सालों बाद भी हम उसी औपनिवेशिक, उसी कॉलोनियल ढांचे पर चल रहे हैं। ये एक कोड सब कुछ साफ कर देता है। अंग्रेजों का मकसद था एक सस्ती फोर्स बनाना, जिसका काम सोचना नहीं, सिर्फ और सिर्फ आदेशों का पालन करना था। मतलब सिस्टम को जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया गया था। ये कोई गलती नहीं थी, ये एक सोची समझी चाल थी, और हम आज भी उसी चाल का बोझ उठा रहे हैं। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, एक कांस्टेबल की ड्यूटी। कागज पर क्या लिखा है और जमीन पर असलियत क्या है? आपको पता चलेगा कि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, कागज पर एक कांस्टेबल का काम है गश्त लगाना, कैदियों को कोर्ट ले जाना, संतरी की ड्यूटी करना और भीड़ को कंट्रोल करना। सुनने में काफी सीधा साधा लगता है ना? लेकिन जमीनी हकीकत वो बिल्कुल अलग है। असलियत है सीनियर अधिकारियों के घरों में ऑर्डरली का काम करना, जो कि एक तरह से घरेलू नौकर का काम है, और ये पूरी तरह से अवैध है। 12 से 16 घंटे की शिफ्ट, वो भी बिना किसी छुट्टी के। अनौपचारिक तौर पर जांच का सारा काम करना, लेकिन उसका क्रेडिट कभी नहीं मिलना। और इन सब के बदले में मिलता क्या है? जनता का गुस्सा और गालियां। और यह हमें एक बहुत गहरे विरोधाभास पर ले आता है, द पावर पैराडॉक्स। इसका मतलब है जिम्मेदारी तो पूरी की पूरी, लेकिन अधिकार कुछ भी नहीं। और यही वो वजह है कि हर बार बलि का बकरा कांस्टेबल को ही बनाया जाता है। इसे एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, ऊपर से आदेश आता है लाठीचार्ज करो। अब आदेश देने वाला सीनियर ऑफिसर तो कैमरे के पीछे सुरक्षित है, लेकिन लाठी कौन चलाता है? कांस्टेबल। और जनता का सारा गुस्सा किस पर निकलता है? सिर्फ उस कांस्टेबल पर जो सामने देख रहा है। आदेश देने वाला चेहरा हमेशा छिपा रहता। आपको पता है, कानूनी तौर पर एक कांस्टेबल को अपने दम पर गिरफ्तारी करने का अधिकार सिर्फ एक ही सिचुएशन में है, जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कोई गंभीर जुर्म उसकी आंखों के ठीक सामने हो रहा हो, बस। इसके अलावा हर काम के लिए उसे अपने सीनियर के आदेश का इंतजार करना पड़ता है। यह है उसकी शक्ति की असली सीमा। तो हमने सिस्टम की बात की, पावर की भी बात की, लेकिन इस टूटे हुए सिस्टम की असली कीमत कौन चुका रहा है? वो इंसान जो ये वर्दी पहनता है। चलिए अब वर्दी के पीछे के इंसान की बात करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए कि आप एक कांस्टेबल हैं। आपकी बेसिक पे 21,700 रुपए से शुरू होती है। कट पिट कर हाथ में आते हैं करीब 30 से 40,000 रुपए। और रहने के लिए क्या मिलता है? खस्ता हाल बैरक, जहां प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक ही बड़े से कमरे में दर्जनों लोग। क्या कोई भी इंसान ऐसे हालात में 14 घंटे की तनाव भरी नौकरी ईमानदारी से कर सकता है? और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये सरकारी डेटा है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मुताबिक 70% से ज्यादा पुलिसकर्मी या तो अपने सरकारी घर से नाखुश हैं, या उनके पास कोई घर है ही नहीं। ये आंकड़ा उस सिस्टम की सच्चाई दिखाता है जो अपने ही लोगों की परवाह नहीं करता। और इसकी कीमत सिर्फ खराब रहन सहन तक नहीं रुकती। पुलिस फोर्स में सुसाइड और डिप्रेशन के रेट्स बहुत ज्यादा हैं। करियर ग्रोथ वो तो लगभग जीरो है। 30-35 साल की नौकरी में अक्सर सिर्फ एक प्रमोशन मिलता है। और सोचिए, जब सैलरी कम हो, काम का तनाव बहुत ज्यादा हो, तो ये सिचुएशन भ्रष्टाचार के लिए एक परफेक्ट माहौल बनाती है। हफ्ता वसूली जैसी चीजें इसी दबाव से पैदा होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि भविष्य क्या है? क्या कोई बदलाव आएगा, या फिर ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी? क्या हम कभी इस औपनिवेशिक, इस कॉलोनियल मानसिकता से बाहर निकल भी पाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि समाधान मौजूद नहीं है। सालों पहले पद्मनाभैया कमेटी ने सिफारिश की थी कि पुलिस में सिर्फ मसल पावर यानी शारीरिक ताकत के आधार पर नहीं, बल्कि माइंड पावर यानी दिमागी काबिलियत के आधार पर भर्ती होनी चाहिए। एक ऐसा समाधान जिसे आज तक नजरअंदाज किया गया। और हम आपको इसी आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर हमारी पुलिस फोर्स की नींव यानी उसका 86% हिस्सा ही इतना कमजोर, इतना बेबस और टूटा हुआ है, तो फिर हमारी और आपकी सुरक्षा की पूरी इमारत आखिर किस बुनियाद पर टिकी है? इस पर सोचिएगा जरूर। आप पुलिस सिस्टम के बारे में जो कुछ भी जानते हैं ना, उसे 1 मिनट के लिए भूल जाइए।
क्योंकि असली पावर वहाँ है ही नहीं जहाँ आप सोच रहे हैं। वो एक ऐसे रैंक के पास है जिसे हम और आप अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, हेड कांस्टेबल। चलिए आज समझते हैं कि ये अनदेखी ताकत आखिर काम कैसे करती है। अच्छा, एक सवाल है, किसी भी पुलिस स्टेशन में असली पावर किसके पास होती है? जवाब सीधा है ना? SHO, इंस्पेक्टर, जिनके कंधे पर सितारे होते हैं, हाथ में बंदूक होती है, पावर तो यही है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। असल ताकत, वो ताकत जो किसी भी केस की कहानी को शुरू होने से पहले ही बदल सकती है, वो इन सितारों के नीचे नहीं, एक कलम में छुपी होती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक पुलिस स्टेशन की असली ताकत इंस्पेक्टर की बंदूक में नहीं, बल्कि थाने के मुंशी यानी एक हेड कांस्टेबल की कलम में होती है। और बस यहीं पर हमारी धारणा और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। एक मिनट रुकिए, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। एक हेड कांस्टेबल जो रैंक में इतना नीचे है, वो पूरे पुलिस स्टेशन की कहानी को कंट्रोल कर सकता है? ये कैसे हो सकता है? इसका जवाब सिर्फ एक चीज में छिपा है, रिकॉर्ड्स। और इसे समझने के लिए हमें थाने की सबसे जरूरी किताब को खोलना होगा। देखिए, हर पुलिस स्टेशन का एक ब्लैक बॉक्स होता है, इसे कहते हैं जनरल डायरी या GD। थाने में कौन आया, कौन गया, किसकी शिकायत आई, कौन सी टीम पेट्रोलिंग पर निकली, हर एक छोटी बड़ी हरकत सबसे पहले इसी डायरी में दर्ज होती है। कानून की नजर में यही किसी भी केस का पहला और सबसे अहम दस्तावेज। लेकिन एक मामूली सी डायरी एंट्री इतनी ताकतवर कैसे बन जाती है? ऐसे सोचिए, जब कोई आम इंसान शिकायत लेकर थाने पहुंचता है, तो वो इंस्पेक्टर से नहीं, मुंशी से मिलता है। और वो मुंशी ही तय करता है कि आपकी कहानी को GD में कैसे लिखा जाएगा। और बस एक बार जो लिख दिया गया वही ऑफिशियल सच बन जाता है। आगे की पूरी इन्वेस्टिगेशन इसी एंट्री के आधार पर होती है। मतलब कहानी लिखने वाला चाहे तो शुरू होने से पहले उसका अंत तय कर सकता है। इसको ऐसे समझिए, अगर SHO स्टेशन का CEO है, तो मुंशी यानी हेड कांस्टेबल उस सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर है। वो डेटा को कंट्रोल करता है। और हम सब जानते हैं, आज की दुनिया में जिसके पास डेटा का कंट्रोल है, असली पावर उसी के पास है। ठीक है, मान लिया कि हेड कांस्टेबल के पास पावर है, पर वो इसका गलत इस्तेमाल क्यों करेगा? वो भी तो पुलिस वाला है, सिस्टम का हिस्सा है। बिल्कुल सही सवाल, क्योंकि सिस्टम खुद ही उसे ऐसा करने पर मजबूर कर सकता है। इसके पीछे है हमारे पुलिस सिस्टम का एक बहुत बड़ा डिजाइन फ्लॉ, एक ऐसी खामी जो एम्बिशन यानी आगे बढ़ने की चाह को ही खत्म कर देती। जरा एक पुलिस वाले के करियर पर नजर डालिए। एक नौजवान 22 साल की उम्र में कांस्टेबल ज्वाइन करता है। जानते हैं उसे अपना पहला प्रमोशन यानी हेड कांस्टेबल बनने में कितना वक्त लगता है? 10 से 15 साल। तब तक उसकी उम्र 35 से 40 हो चुकी होती है। और इसके बाद करियर लगभग ठहर जाता है। ज्यादातर लोग हेड कांस्टेबल या बहुत हुआ तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद से ही रिटायर हो जाते हैं। चलिए, प्रमोशन में देरी होती है, मान लिया, लेकिन 15 साल बाद सैलरी में तो अच्छा खासा जंप मिलता होगा। नहीं, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। एक कांस्टेबल की बेसिक पे होती है करीब 21,700 रुपए, और 15 साल बाद हेड कांस्टेबल बनने पर यह बढ़कर हो जाती है 25,500 रुपए। बस इतना सा फर्क 15 साल की सर्विस के बाद। ये किसी भी इंसान के एम्बिशन को मारने के लिए काफी है। और इसका नतीजा क्या होता है? एक ऐसी वर्कफोर्स जिसका आगे बढ़ने का जज्बा लगभग खत्म हो चुका है, और जो किसी भी नए बदलाव का जमकर विरोध करती है, खासकर ऐसा बदलाव जो उनकी इस कलम की ताकत को कम कर दे। यही वजह है कि पुराने मुंशी CCTNS जैसे डिजिटल सिस्टम्स का सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करना लगभग नामुमकिन है। ये सिस्टम उनसे उनकी पावर छीन लेता है। और इस ठहरे हुए सिस्टम की, इस मरे हुए एम्बिशन की असली कीमत कौन चुकाता है? हम और आप, आम जनता। चलिए अब देखते हैं कि इसकी असल कीमत हम अपनी जेब से और अपने वक्त से कैसे चुकाते हैं। बस 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए, आप एक रिपोर्ट लिखवाने थाने जाते हैं। वहाँ आपकी पहली मुलाकात किसी बड़े ऑफिसर से नहीं होगी, आप मिलेंगे मुंशी से। आपकी शिकायत की शुरुआती सबसे जरूरी कुछ घंटे पूरी तरह से उस एक इंसान के हाथ में है। वो चाहे तो आपकी शिकायत को इतना मजबूत बना दे कि केस तुरंत खुल जाए, या इतना कमजोर कर दे कि वो फाइल कभी आगे बढ़ ही ना पाए। और यहीं से जन्म होता है एंट्री फीस कल्चर का। शिकायत को सही ढंग से दर्ज करवाने के लिए, उस पर सही धाराएं लगवाने के लिए यहीं से छोटे मोटे लेन देन की शुरुआत होती है। ये भ्रष्टाचार का वो गेटवे है जिससे लगभग हर आम नागरिक को गुजरना पड़ता है। ये किसी एक इंसान की गलती नहीं, ये उस सिस्टम की मजबूरी बन जाती है। तो अब तक की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि हेड कांस्टेबल पुलिस की विशाल मशीनरी का वो अनदेखा पुर्जा है जो शायद सबसे ज्यादा अहम है। क्यों? क्योंकि वही आम जनता और सिस्टम के बीच का पहला और अक्सर सबसे जरूरी संपर्क होता है। तो एक आम नागरिक के लिए इसका मतलब क्या है? पहला, थाने में आपकी पहली बातचीत ही आपके केस का भविष्य तय कर सकती है। दूसरा, पुलिस रिफॉर्म्स की बड़ी बड़ी डिजिटल बातें अंदर से ही रोकी जाती हैं। तीसरा, छोटी मोटी रिश्वत या जिसे एंट्री फीस कहते हैं वो प्रक्रिया का एक नॉर्मल हिस्सा बन जाती है। और चौथा, पुलिस की ये सबसे अहम मिडिल लेयर आज भी नए कानून और नई टेक्नोलॉजी में बिल्कुल अनट्रेन्ड। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक बचता है, और ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर सिस्टम की पहली सीढ़ी ही इतनी कमजोर, इतनी समस्याओं से भरी हुई है, तो एक आम आदमी इंसाफ की उम्मीद लेकर ऊपर की मंजिलों तक पहुंचेगा कैसे? सोचिएगा जरूर इस पर। तो आज हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पर। छोटा दरोगा, लेकिन सच बहुत बड़ा।
एक सीधा सा सवाल और इसका जवाब शायद आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर दे। सड़क पर वो जो 1 स्टार पुलिस वाले दिखते हैं ना, जिनको हम अक्सर चालान ऑफिसर समझकर इग्नोर कर देते हैं, क्या उनके पास सच में इतनी पावर है कि वो आपको जेल भेज सके? सोचिएगा, क्योंकि सच आपको हैरान कर देगा। और देखिए, प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। हमारी आम सोच और कानूनी असलियत में जमीन आसमान का फर्क है। हम सोचते हैं अच्छा चालान ऑफिसर है, लेकिन असलियत ये है कि वो कानून की नजर में एक फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो सकता है। एक मिनट, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर? ये तो बहुत ही भारी भरकम टर्म लग रहा है। आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल भाषा में बताइए। बिल्कुल, चलिए इसका मतलब ही समझते हैं। आखिर उस 1 स्टार के पीछे असली पावर है क्या? क्योंकि ये सिर्फ एक रैंक नहीं है, ये एक कानूनी अधिकार है। एक ऐसा अधिकार जो किसी की भी जिंदगी पर सीधा असर डाल सकता है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये आईओ यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता कौन है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ये वो ऑफिसर है जो किसी क्राइम की पूरी जांच करता है। मतलब सबूत इकट्ठा करना, गवाहों से पूछताछ करना और फिर आखिर में कोर्ट में चार्जशीट फाइल करना, सब इन्हीं का काम है। बेसिकली पूरे केस की जो नींव है ना, वो यही रखते हैं। और अगर नींव ही कमजोर हो तो आप समझ सकते हैं कि केस का क्या होगा। और अब आती है असली बात। हमें लगता है आईओ कोई बहुत बड़ा ऑफिसर होगा, राइट? लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी का सेक्शन 157 साफ साफ कहता है कि एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हाँ वही 1 स्टार ऑफिसर, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो सकता है। मतलब कागज पर तो उन्हें जबरदस्त पावर दी गई है। ओके, कागजों की बात हो गई, कानून की बात हो गई, पर असलियत में क्या होता है? ग्राउंड रियलिटी क्या है? रोजमर्रा की जिंदगी में ये पावर दिखती कहाँ है? या ये सब बस किताबी बातें हैं? नहीं, किताबी बात बिल्कुल नहीं है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई झगड़ा हो गया, सिंपल चोरी हो गई, एफआईआर लिखी गई। अब थाने का जो इंचार्ज है एसएचओ, वो ये केस किसी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को यानी एएसआई को सौंप सकता है। और जैसे ही वो केस उनके पास गया, अब वही डिसाइड करेंगे कि किस किस से पूछताछ करनी है, कौन से सबूत जमा करने हैं और सबसे जरूरी चार्जशीट में किसका नाम डालना है और किसका नहीं। मतलब आपके केस का पूरा फ्यूचर उस 1 स्टार ऑफिसर की शुरुआती जांच पर डिपेंड करता है। अच्छा ठीक है, लीगल पावर तो समझ आ गई, लेकिन फिर वही सवाल, अगर एक एएसआई इतना पावरफुल है तो वो ज्यादातर समय हमें ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए या थाने में छोटी मोटी कंप्लेंट लिखते हुए ही क्यों नजर आता है? सड़क की सच्चाई कानून से इतनी अलग क्यों है? क्योंकि उनकी रियलिटी यही है। कागज पर भले ही वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो, लेकिन उनका ज्यादातर दिन इन कामों में निकल जाता है। कहीं कोई अननेचुरल डेथ हुई तो वहां जाकर पंचनामा करना, सड़क पर ट्रैफिक चालान काटना, चोरी मारपीट जैसे छोटे मोटे आईपीसी केसेस को देखना, और अगर पोस्टिंग किसी छोटी जगह है तो वहां के पुलिस चौकी के इंचार्ज भी वही होते हैं। तो असली इन्वेस्टिगेशन के लिए वक्त मिलता ही कहाँ है? एक मिनट रुकिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस ऑफिसर के पास किसी को अक्यूज्ड बनाकर कोर्ट तक पहुंचाने की पावर है, हमारा सिस्टम उसे दिन भर लाशों का पंचनामा और गाड़ियों का चालान कटवाने में लगाए रखता है। ये तो पावर का बहुत अजीब इस्तेमाल है। बिल्कुल, और यही सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसको समझने के लिए ना हमें वर्दी के पीछे जो इंसान है उसे समझना पड़ेगा। आखिर ये एएसआई होता कौन है, इसकी जर्नी क्या होती है? इस टाइमलाइन को जरा गौर से देखिए। ज्यादातर स्टेट्स में ना एएसआई की सीधी भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती ही नहीं है। ये सफर शुरू होता है लगभग 22 साल की उम्र में एक कांस्टेबल के तौर पर। फिर 15 से 20 साल की नौकरी के बाद वो बनता है हेड कांस्टेबल, और उसके भी कई सालों बाद जब उम्र 45-50 के पार हो जाती है, तब जाकर कंधे पर वो 1 स्टार लगता है। तो ये एक प्रमोशन है, कोई फ्रेश यंग अपॉइंटमेंट नहीं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि स्टेट पुलिस में जो एवरेज एएसआई है उसकी उम्र 45 साल से ज्यादा है। अब सोचिए, अनुभव, एक्सपीरियंस तो उनके पास कूट कूट कर भरा है। उन्हें पता है इलाके में क्या चलता है, लेकिन 20-25 साल पुराने सिस्टम और ट्रेनिंग के साथ काम करने की अपनी लिमिटेशंस, अपनी सीमाएं भी होती हैं। और इतने सालों की घिसाई के बाद और इतनी कानूनी पावर के बदले में सैलरी कितनी मिलती है? लगभग 50,000 रुपए महीना। अब आप खुद सोचिए, काम का इतना प्रेशर, पावर इतनी ज्यादा, सैलरी इतनी कम, और हर केस में मामला सेटल कर लो का ऑफर। ऐसे में ईमानदार बने रहना कितना बड़ा चैलेंज होगा। और बस यहीं से हम उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां सिस्टम की सबसे बड़ी दरार, सबसे बड़ा क्रैक साफ दिखता है। प्रॉब्लम किसी एक ऑफिसर में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम के डिजाइन में है, जिसे कहते हैं द कॉम्पिटेंस गैप, यानी योग्यता का अंतर। इस चार्ट को देखिए, एक तरफ है ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस, जमीनी अनुभव, वो एक एएसआई के पास बहुत ज्यादा है, वो लोगों के चेहरे पढ़ना जानता है। लेकिन दूसरी तरफ है लीगल ड्राफ्टिंग, यानी चार्जशीट को ठीक से लिखने की स्किल, और उससे भी नीचे है टेक और साइबर नॉलेज। ये अक्सर बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग तो 20-25 साल पहले हुई थी। तब ना तो यूपीआई फ्रॉड होते थे, ना ही इस तरह के ऑनलाइन स्कैम। तो फिर ये तो सबसे डरावनी बात हो गई। मतलब कि अगर किसी के साथ मान लीजिए 50,000 का ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, तो उसका केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस ऑफिसर के पास जाएगा जिसको शायद स्मार्टफोन ठीक से चलाना भी ना आता हो। वो डिजिटल ट्रेल कैसे फॉलो करेगा? वो पैसा वापस कैसे लाएगा?
आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ये टेबल देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाती है। गली मोहल्ले की लड़ाई, छोटी मोटी चोरी, ऐसे मामलों में उनका लोकल नेटवर्क बहुत काम आता है, वो स्ट्रांग है। लेकिन जैसे ही केस साइबर क्राइम या फाइनेंशियल फ्रॉड्स का आता है, जहां डिजिटल फोरेंसिक्स या इकोनॉमिक लॉज की समझ चाहिए, वहां उनकी स्किल सेट कमजोर पड़ जाती है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सिस्टम में ही गड़बड़ है। एक तरह से गलत काम के लिए गलत इंसान को चुना जा रहा है। और देखिए, जब सिस्टम में ऐसी कमियां, ऐसे लूप होल्स होते हैं, तो वहां से करप्शन को पनपने का मौका मिलता है। आप सोचिए, एक ऑफिसर जिस पर काम का बोझ है, सैलरी कम है और उसके पास केस सॉल्व करने की मॉडर्न स्किल्स भी नहीं है, उसके लिए सबसे आसान रास्ता क्या होगा? सेटलमेंट। ये जो थाने में ही मामला सुलझा लो वाली मेंटालिटी है ना, ये इसी टूटे हुए सिस्टम की पैदाइश है। तो फिर आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस पूरे सिस्टम से, इस पूरे खेल से फायदा किसका हो रहा है? क्योंकि नुकसान तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि किसका हो रहा है। देखिए, इसमें 3 लोग सीधे सीधे हार रहे हैं। पहला, वो आम इंसान जिसका केस थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स है। दूसरा, वो ईमानदार एएसआई जो सिस्टम के बोझ तले हर दिन पिस रहा है, काम करना चाहता है पर कर नहीं पाता। और तीसरा, और शायद सबसे बड़ा नुकसान, वो है पूरे जस्टिस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी का, उसके भरोसे का। जब नींव ही कमजोर होगी तो लोगों का विश्वास तो उठेगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़, इसका कोर आइडिया यही है। असली प्रॉब्लम वो 1 स्टार ऑफिसर नहीं है, वो तो बस एक आईना है, एक रिफ्लेक्शन है, एक टूटे हुए सिस्टम का, जिसे हम और आप रोज सड़क पर देखते हैं। अच्छा, ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन इस सब का आम इंसान के लिए क्या मतलब है? ये इन्फॉर्मेशन उनकी लाइफ में क्या फर्क लाएगी? मतलब सिंपल सा है। अगली बार जब आप सड़क पर उस 1 स्टार ऑफिसर को देखें, तो शायद आपको सिर्फ एक वर्दी नहीं दिखेगी, शायद आपको एक 45 या 50 साल का इंसान दिखेगा जो 25 साल की सर्विस के बाद वहां खड़ा है। एक ऐसा इंसान जिसके पास कानूनी तौर पर आपको जेल भेजने की ताकत है, लेकिन जो शायद खुद एक ऐसे सिस्टम में फंसा हुआ है जहां ना उसकी स्किल्स अपडेट हो रही हैं, ना उसे उसकी काबिलियत के हिसाब से काम मिल रहा है। तो सवाल यही है, अगली बार आपको एक ऑफिसर दिखेगा या एक सिस्टम का मजबूर प्यादा? फैसला आपका है। क्या लगता है, पुलिस वाला मतलब सिंघम जो एक दहाड़ से मंत्री को चुप करा दे और विलेन को सीधा ठोक दे? वर्दी, कंधे पर 2 स्टार और हाथ में रिवॉल्वर। सच कहूं तो यही इमेज हमारे दिमाग में सालों से भरी गई है। और हाँ, इसी डायलॉग पर हम सब ने तालियां भी बजाई हैं। हमें लगता है कि असली पावर बस यही है, सीधी सपाट, बिना किसी नियम कानून के। लेकिन जानते हैं, ये सबसे बड़ा धोखा है। रुको 1 मिनट, अगर ये फिल्मी पार एक धोखा है, तो फिर एक असली दारोगा, मतलब एक सब इंस्पेक्टर की असलियत क्या है? उसकी असली ताकत कहाँ से आती है? पर्दे के पीछे आखिर चलता क्या है? बिल्कुल, चलो इसी फर्क को समझते हैं। देखिए, फिल्मी पर्दे पर दारोगा मंत्री को धमकाता है, लेकिन असलियत में वही दारोगा मंत्री के प्रेशर में फाइलें दबा देता है। फिल्म में हीरो गोली चला के इंसाफ करता है, लेकिन असलियत में असली ताकत उस गोली में नहीं, उस कलम में है जिससे FIR लिखी जाती है। और यही कलम तय करती है कि इंसाफ मिलेगा या केस सालों तक फाइलों में घिसटता रहेगा। तो चलिए अब और गहराई से समझते हैं कि ये किंग पिन आखिर है कौन? इसके पास कानूनी तौर पर असल में कितनी शक्ति और कितना अधिकार है? देखिए, पुलिस सिस्टम में सब इंस्पेक्टर या SI वो रैंक है जो किसी भी केस की जांच की रीढ़ की हड्डी होती है। यही है वो मेन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। उसके कंधे पर लगे वो 2 स्टार वो सिर्फ एक निशान नहीं है, बल्कि जमीन पर न्याय की पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करने का एक सिंबल है। जरा इनके कानूनी हथियारों का जखीरा देखिए। वो ग्रामीण इलाकों के थानों का SHO मतलब ऑफिसर इंचार्ज हो सकता है। मर्डर, रेप, डकैती जैसे किसी भी गंभीर से गंभीर अपराध की जांच करने की सीधी पावर उसके पास है। वो किसी भी जगह की तलाशी ले सकता है और सबसे खतरनाक कॉग्निजेबल अपराधों में किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। 1 मिनट, बिना वारंट के गिरफ्तारी? ये सुनने में तो बहुत खतरनाक लग रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक अफसर सिर्फ अपने शक की बिना पर किसी भी नागरिक की आजादी छीन सकता है। ये तो फिर ब्लैकमेल और डराने धमकाने का एक सीधा साधा हथियार बन सकता है। बिल्कुल, और यहीं से तो उसका असली खेल शुरू होता है। सोचिए, एक केस की फाइल की पूरी यात्रा। SI ही तो न्याय का गेटकीपर है। वही तय करता है कि FIR लिखी भी जाएगी या नहीं, अगर लिखी गई तो कितनी मजबूत होगी, सबूत कैसे इकट्ठे किए जाएंगे और केस कोर्ट तक कितनी मजबूती से पहुंचेगा। हर एक कदम पर उसी का कंट्रोल है। और जब मामला अदालत की चौखट पर पहुंचता है, तो जज, वकील और कानून की वो मोटी मोटी किताबें, ये सब एक चीज पर सबसे ज्यादा निर्भर करते हैं, और वो है उस इन्वेस्टिगेटिंग SI की गवाही और उसकी पेश की गई चार्जशीट। उसकी कलम से लिखा गया एक एक शब्द एक बेगुनाह को मुजरिम और एक मुजरिम को बेदाग साबित कर सकता है। सच तो ये है कि केस बनेगा या बिगड़ेगा, ये सब कुछ SI के ही हाथ में है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी ज्यादा पावर वाली इस कुर्सी पर पहुंचता कौन है? देखिए, ये कोई आम भर्ती नहीं है, इसे गोल्डन गेटवे भी कहा जाता है। इस पद के लिए स्टेट PSCs और SSC CPO जैसे बहुत ही मुश्किल इम्तिहान पास करने पड़ते हैं। इसमें 21 से 28 साल के युवा ग्रेजुएट्स आते हैं जो दिमागी और शारीरिक दोनों ही तरह से बेहद काबिल होते हैं। उन्हें पुलिस अकेडमियों में 1 साल की सख्त ट्रेनिंग दी जाती है, जहां उन्हें कानून, IPC, CRPC, फॉरेंसिक्स और हथियार चलाना सब सिखाया जाता है। मतलब देश के सबसे काबिल ग्रेजुएट्स इस सिस्टम में आते हैं। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि वही सिस्टम इतना बदनाम और सड़ा हुआ माना जाता है? आखिर कहाँ जाकर ये पढ़े लिखे आदर्शवादी अफसर टूट जाते हैं और खुद उस सड़न का हिस्सा बन जाते हैं? आपका सवाल ही इस पूरी कहानी का सबसे स्याह, सबसे काला पहलू है।
ट्रेनिंग खत्म होते ही जब एक एसआई असल दुनिया में कदम रखता है तो उसका सामना होता है सिस्टम के बेहिसाब दबाव और भ्रष्टाचार से। जरा इस चार्ट को देखिए। एक एसआई पर सबसे ज्यादा दबाव होता है नेताओं का, उसके बाद आता है काम का बोझ और फिर सीनियर अफसरों का दबाव। लेकिन राजनीतिक दबाव ही सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि जमीन पर एक्शन लेने वाला वही है। लोकल एमएलए या मंत्री को कोई काम करवाना हो या किसी विरोधी को फंसाना हो तो वो सीधे अपने इलाके के दरोगा को ही तो फोन घुमाता है, और मना करने का मतलब है ट्रांसफर या सस्पेंशन। और बस यहीं से एक आदर्शवादी अफसर के टूटने की कहानी शुरू होती है। शुरुआत में जोश होता है, लेकिन 3 साल में वो राजनीतिक दबाव झेलना सीखता है, 5 साल में भ्रष्टाचार के साथ चलना सीख जाता है, और 8 साल आते आते वो या तो सिस्टम का हिस्सा बन जाता है या फिर पूरी तरह से टूटकर एक सनकी और थका हुआ इंसान रह जाता है। मतलब ये सिस्टम उसे ईमानदार रहने ही नहीं देता। बिल्कुल। अब इस टेबल से समझते हैं कि ये पावर कैसे एक हथियार बन जाती है। सोचिए, किसी आम नागरिक के साथ एक अमीर और ताकतवर इंसान कुछ गलत करता है, पीड़ित एफआईआर लिखवाने जाता है। दूसरी तरफ से एसआई को एक फोन आता है और हत्या की कोशिश जैसी गंभीर धारा मामूली मारपीट में बदल दी जाती है। सबूत इतने कमजोर कर दिए जाते हैं कि आरोपी कोर्ट से आसानी से बरी हो जाता है, या फिर जांच को ही सालों तक लटका दिया जाता है और बेचारे पीड़ित को कभी न्याय ही नहीं मिलता। ये सब सुनने में बहुत डरावना है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इतनी टेंशन वाली, इतनी दबाव वाली नौकरी कोई आखिर करता क्यों है? क्या सैलरी इतनी ज्यादा है कि ये सब झेलना फायदेमंद लगता हो? सैलरी तो एक सब इंस्पेक्टर की इन हैंड महीने की तनख्वाह होती है करीब 65,000 रुपए। हाँ, शहरों में थोड़ी ज्यादा, गाँव में थोड़ी कम हो सकती है। बस 24 घंटे की ड्यूटी, नेताओं का दबाव, जान का खतरा, और सिर्फ इतनी सैलरी? नहीं तो फिर असली कमाई क्या है? लोग इस कुर्सी के लिए लड़ते क्यों हैं? क्योंकि असली कमाई पैसा है ही नहीं। असली कमाई है वो पावर जो सैलरी स्लिप में नहीं दिखती। 24 घंटे के लिए सरकारी गाड़ी, रहने के लिए सरकारी क्वार्टर, और इन सबसे बढ़कर समाज में रुतबा और दबदबा। उसके एक फोन पर काम होते हैं, उसके इलाके का हर छोटा बड़ा आदमी उसे जानता है। यही सोशल लेवरेज उसकी असली करेंसी है। तो अंत में हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि भारत का पूरा न्याय सिस्टम दरअसल एक ही धुरी, एक ही पिवट पर घूमता है, और वो है सब इंस्पेक्टर। ये लाइन सब कुछ कह देती है। अगर एसआई ईमानदार है तो थाना ईमानदार है, अगर एसआई भ्रष्ट है तो पूरा सिस्टम फेल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जमीनी स्तर पर कानून का राज चलेगा या जंगल राज, ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के किरदार पर निर्भर करता है। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो अगली बार जब किसी दारोगा पर नजर पड़े तो सवाल ये उठता है, क्या हमें सिर्फ एक वर्दी दिखती है, या वो बेगाम ताकत जो किसी की भी जिंदगी की दिशा एक पल में बदल सकती है? ये वाकई सोचने वाली बात है। एक ऐसा सवाल जो ये तय करता है कि किसी की एफआईआर लिखी भी जाएगी या नहीं, मोहल्ले में गुंडागर्दी होगी या नहीं, और किसी को इंसाफ मिलेगा या नहीं। सवाल यह है, थाने का असली राजा कौन है? अच्छा, अगर मैं पूछूं कि आपके इलाके का असली किंग कौन है तो शायद आप कहेंगे एमएलए या फिर काउंसलर। अगर आपकी सोच भी यही है तो आप सच से बहुत दूर हैं। असली पावर असल में किसी और के ही हाथ में है। जी नहीं, असली पावर उस इंसान के हाथ में है जो आपके इलाके का पुलिस स्टेशन यानी आपका थाना चलाता है। वही वो इंसान है जो ये तय करता है कि इंसाफ की गाड़ी आगे बढ़ेगी भी या पहले गियर में ही बंद पड़ जाएगी। हमें अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि पुलिस स्टेशन का इंचार्ज बस एक डिस्क पर बैठा है, फाइलों पर साइन कर रहा है, लेकिन ये बस एक मिथ है, एक भ्रांति। हकीकत तो ये है, जैसा आप देख सकते हैं, कि वही शख्स ये कंट्रोल करता है कि आपकी एफआईआर दर्ज होगी भी या नहीं, और बस यहीं से किसी के लिए न्याय का दरवाजा या तो खुल जाता है या फिर हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तो चलिए इस पूरे पावर स्ट्रक्चर को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर आपके एरिया का ये असली बॉस है कौन और ये पूरा सिस्टम असल में चलता कैसे है। तो हम बात कर रहे हैं पुलिस इंस्पेक्टर की। इनकी पहचान है कंधे पर 3 स्टार और साथ में एक लाल और नीले रंग की पट्टी। जब एक इंस्पेक्टर को किसी थाने का इंचार्ज बनाया जाता है तो उसका पदनाम हो जाता है स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसे हम सब एसएचओ के नाम से जानते हैं। और एक बात साफ समझ लीजिए, ये कोई नौसिखिया ऑफिसर नहीं होता। एक एसएचओ बनने तक उस इंस्पेक्टर के पास कम से कम 10 से 15 साल का जमीनी फील्ड एक्सपीरियंस होता है। वो एक सीजन्ड ऑफिसर होता है जिसे अपने इलाके का कोना कोना, एक एक गली पता होती है। और जानते हैं, यही तजुर्बा उन्हें सबसे ज्यादा पावरफुल बनाता है। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये उन युवा आईपीएस अधिकारियों की तरह नहीं है जिनका कुछ सालों में ट्रांसफर हो जाता है। एक एसएचओ सालों से उसी इलाके में होता है। उसे पता है कि इलाके की नब्ज क्या है, कौन शरीफ है, कौन अपराधी है, और सबसे जरूरी बात, सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाया कैसे जाता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो ताकत इन्हें कागज पर मिलती है और जो ताकत ये सड़क पर दिखाते हैं, उसमें कितना बड़ा फर्क है। अगर हम कानून की बात करें तो सीआरपीसी का सेक्शन 2 एक थाने के प्रभारी अधिकारी को बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल पावर देता है। यही कानूनी आधार एसएचओ को थाने का बेताज बादशाह बना देता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि तो क्या मतलब, एक आम इंसान के लिए इस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का असली मतलब क्या है? ये शब्द सुनने में तो बड़ा भारी भरकम लगता है, पर हमारी आपकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है?
असर? इसका असर हर चीज पर पड़ता है। जरा सोचिए, एक एसएचओ ही थाने का सीईओ है। देखिए, नंबर 1, एफआईआर दर्ज होगी या नहीं, ये आखिरी फैसला एसएचओ का है। नंबर 2, केस की जांच कौन सा अफसर करेगा, ये भी एसएचओ ही तय करेगा। नंबर 3, थाने के पूरे स्टाफ का मैनेजमेंट एसएचओ के हाथ में है। और नंबर 4, थाने के रिसोर्स और फंड्स पर भी उसी का कंट्रोल है। मतलब एक ही इंसान के हाथ में न्याय की शुरुआत, जांच की दिशा, मैन पावर और पैसा, सब कुछ। तो अगर अब भी किसी के दिमाग में ये है कि ये सिर्फ एक डेस्क जॉब है, तो इस गलतफहमी को बिल्कुल निकाल दीजिए। इतनी पावर वाला अफसर सिर्फ कागजों पर राज नहीं करता। जब भी कोई बड़ा मामला होता है, चाहे वो कोई हाई प्रोफाइल मर्डर हो, गैंग वॉर हो या फिर दंगे हो, तो एसएचओ खुद जमीन पर उतरकर इन्वेस्टिगेशन को लीड करता है। वो एक फ्रंटलाइन कमांडर की तरह काम करता है। अब जाहिर सी बात है, इतनी पावर वाली पोस्टिंग हर कोई चाहता है, और बस यहीं से शुरू होता है क्रीम पोस्टिंग का असली खेल। आखिर इस कुर्सी में ऐसा क्या है जो हर कोई इसे पाना चाहता है? देखिए, अगर हम सिर्फ सैलरी की बात करें तो एक इंस्पेक्टर की बेसिक पे महीने की 1,42,000 रुपए तक हो सकती है। ये अपने आप में एक अच्छी खासी रकम है, लेकिन असली कहानी, असली खेल सैलरी से कहीं ज्यादा बड़ा है। असली आकर्षण है लाइफस्टाइल का। एक एसएचओ को अपना अलग ऑफिस मिलता है, ड्राइवर के साथ एक सरकारी गाड़ी मिलती है, रहने के लिए एक बड़ा सरकारी क्वार्टर मिलता है, और इन सबसे बढ़कर समाज में इलाके का राजा वाला रुतबा मिलता है। ये पावर और आराम का एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। तो मन में ये सवाल आना लाजमी है कि भाई, जब इतना कुछ मिलता है तो इसमें कोई तो पेंच होगा, कोई तो कैच होगा। आखिर इतनी पावरफुल और फायदेमंद पोस्टिंग मिलती कैसे है? जवाब सिर्फ 2 शब्दों में है, पॉलिटिकल नेक्सस, यानी राजनीतिक सांठगांठ। एक क्रीम पोस्टिंग वाले यानी एक फायदेमंद पुलिस स्टेशन का चार्ज लेने के लिए अक्सर आपको पॉलिटिकल लॉबिंग की जरूरत पड़ती है। जिसकी राजनीतिक पकड़ जितनी मजबूत होती है, उसे उतना ही मलाईदार थाना मिलता है। लेकिन ये ताज कांटों से भरा हुआ है। एसएचओ एक ऐसा राजा है जिसके सिर पर हमेशा एक टारगेट लगा रहता है। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स। एक तरफ इंस्पेक्टर की सरकारी नौकरी बहुत सिक्योर होती है, उसे नौकरी से निकालना लगभग नामुमकिन है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी पोस्टिंग की कोई सिक्योरिटी नहीं होती। एक एसएचओ को रातों रात ट्रांसफर किया जा सकता है। तो मतलब बिल्कुल साफ है, पावर भी है, पैसा भी है, रुतबा भी है, सब कुछ है। लेकिन ये सब कुछ उस एक कुर्सी से जुड़ा है जो कभी भी किसी भी वक्त खिसक सकती है। आज कोई जिले के सबसे जरूरी थाने का इंचार्ज है और कल सुबह एक फोन कॉल पर उसे पुलिस लाइंस भेजा जा सकता है। मतलब एक तरह से साइडलाइन किया जा सकता है। और ये कुर्सी जाती क्यों है? क्योंकि जवाबदेही बिल्कुल सीधी होती है। अगर इलाके में क्राइम रेट बढ़ जाए या कोई बड़ी वारदात हो जाए, तो जिले का एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सबसे पहला एक्शन एसएचओ के खिलाफ ही लेता है। उसे ही सस्पेंड किया जाता है। सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर डाल दी जाती है। तो आखिर में इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं, इस एसएचओ के रोल का, इस पद का असली सच आखिर है क्या? तो देखिए, एसएचओ सिर्फ एक बॉस नहीं है, वो इस पूरे सिस्टम की सबसे जरूरी कड़ी है, एक लिंचपिन जिसके बिना ये पूरा ढांचा गिर जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो जनता और पुलिस फोर्स के बीच का पुल है, वो रक्षा और न्याय की पहली दीवार है। और याद रखिए, एक एसएचओ कितना काबिल और कितना ईमानदार है, इसका सीधा असर हम सबकी सुरक्षा पर पड़ता है। तो अंत में बात बस इतनी सी है, हमारी सुरक्षा सिर्फ पुलिस पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर करती है कि उस पुलिस को कंट्रोल कौन कर रहा है। तो हम आपको इस आखिरी और सबसे बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, आपके इलाके के एसएचओ को कौन कंट्रोल करता है? क्योंकि जो भी उसे कंट्रोल करता है, असल में वही आपको कंट्रोल करता है। एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो दिखता नहीं, पर जिसके पास असली पावर है। चलिए आज सिस्टम के इस छिपे हुए हिस्से को समझते हैं। सोचिए, आप पुलिस स्टेशन गए, घंटों इंतजार किया और एसएचओ साहब ने आपकी एफआईआर लिखने से साफ मना कर दिया। यही होता है ना अक्सर, और हम बस यही सोचकर घर लौट आते हैं कि भाई सिस्टम ही खराब है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आप शायद गलत दरवाजा खटखटा रहे हैं? क्या हो अगर पुलिस फोर्स में ही एक ऐसा ऑफिसर मौजूद है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं, लेकिन जिसके पास आपकी समस्या सुलझाने की असली पावर है? तो चलिए आज बात करते हैं पुलिस फोर्स के उस इनविजिबल ऑफिसर की, द डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी। डीएसपी, ये नाम तो मैंने बस फिल्मों में ही सुना है, असलियत में तो हमारा पाला सिर्फ थाने के एसएचओ से ही पड़ता है। क्या सच में इनसे कोई फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। ये वो अफसर है जो थाने के रोजमर्रा के काम से बहुत ऊपर है। चलिए समझाता। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि डीएसपी एक गजेटेड ऑफिसर होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी कंपनी में वर्कर्स होते हैं और फिर मैनेजमेंट होता है, तो डीएसपी पुलिस फोर्स में मैनेजमेंट लेवल का पहला अफसर है। इनका अपॉइंटमेंट सीधा सरकार के गैजेट मतलब ऑफिशियल जर्नल में छपता है, और यही इनकी अथॉरिटी का पहला और सबसे बड़ा संकेत। इनके कंधे पर आपको मिलेंगे 3 स्टार्स, ये इनकी सीनियरिटी को दिखाते हैं। अरे एक मिनट, स्टार्स तो इंस्पेक्टर के पास भी होते हैं, एसएचओ के पास भी, तो क्या सिर्फ एक और स्टार लगा देने से जमीन पर पावर बढ़ जाती है? इन 3 स्टार्स में ऐसा क्या खास है? सवाल तो बिल्कुल सही है, और इसका जवाब यह है कि इन 3 स्टार्स की पावर एक थाने की दीवारों तक सीमित नहीं है। डीएसपी की असली ताकत उसकी ज्यूरिसडिक्शन में यानी उसके अधिकार क्षेत्र में छिपी है। चलिए देखते हैं कि यह असली चेन ऑफ कमांड आखिर काम कैसे करती है। देखिए, एसएचओ यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर वो होता है एक पुलिस स्टेशन का इंचार्ज। हम सबकी रोज की जिंदगी में पाला इसी अफसर से पड़ता है। लेकिन डीएसपी, जिसे सर्कल ऑफिसर या सीओ भी कहते हैं, वो इस एसएचओ का भी बॉस होता है।
कितना बड़ा बॉस, एक डीएसपी या सीओ के अंडर सीधे सीधे 4 से 5 पुलिस स्टेशन आते हैं। अच्छा, मतलब ये तो एक तरह के रीजनल मैनेजर हो गए जो कई ब्रांच यानी कई थानों को एक साथ सुपरवाइज और कंट्रोल करते हैं। एग्जैक्टली, रीजनल मैनेजर, ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। ठीक है, ये सब तो हुई कागजी बातें, मैनेजर, बॉस वगैरह। लेकिन असली दुनिया में जब एक एसएचओ किसी की नहीं सुनता, तो क्या ये रीजनल मैनेजर सच में कुछ करता भी है? क्या ये पावर सच में इस्तेमाल होती है? बिल्कुल होती है, और यही तो सबसे जरूरी बात है। कानून ने डीएसपी को कुछ बहुत ही खास और सीधी शक्तियां दी हैं। जरा सोचिए, आप उसी सिचुएशन में हैं। एसएचओ ने आपकी एफआईआर लिखने से मना कर दिया है। आप क्या? तो सुनिए, कानून यानी सीआरपीसी का सेक्शन 154 सब 3 आपको सीधा अधिकार देता है। आप अपनी शिकायत लिखित में डीएसपी या एसपी को पोस्ट से भेज सकते हैं, और अगर डीएसपी को लगता है कि मामला गंभीर है तो वो खुद एसएचओ को एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर दे सकता है या फिर खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है। बस एसएचओ की ना की वैल्यू वहीं खत्म हो जाती है। और बात सिर्फ एफआईआर तक ही नहीं रुकती। कुछ अपराध इतने गंभीर होते हैं कि कानून कहता है कि उनकी जांच इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर कर ही नहीं सकता, जैसे SC/ST एक्ट के मामले या फिर दहेज हत्या जैसे केस। ऐसा क्यों? मतलब एक जूनियर अफसर इन मामलों की जांच क्यों नहीं कर सकता? ताकि जांच में सीनियरिटी, अनुभव और सबसे जरूरी निष्पक्षता बनी रहे। इन मामलों में पावर के गलत इस्तेमाल का खतरा बहुत होता है, इसलिए एक सीनियर और जिम्मेदार अफसर का होना कानूनन जरूरी है। तो मतलब डीएसपी वाकई बहुत पावरफुल है, कानून ने उसे पूरी ताकत दी है। हाँ, लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इतनी पावर के बावजूद डीएसपी पुलिस फोर्स के अंदर ही एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। इतना पावरफुल ऑफिसर और उसकी अपनी लड़ाई चल रही है। किससे? ये लड़ाई है आईपीएस और पीपीएस की, यानी सेंट्रल सर्विस से आए अफसरों और स्टेट सर्विस से आए अफसरों के बीच की। स्क्रीन पर इन दो रास्तों को जरा ध्यान से देखिए। बाईं तरफ है एक आईपीएस अफसर का करियर जो यूपीएससी का एग्जाम पास करके आता है, और दाईं तरफ है स्टेट डीएसपी का। फर्क जमीन आसमान का है। एक नौजवान जो यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस बनता है, वो एसपी से शुरू होकर डीजीपी यानी पुलिस फोर्स के टॉप बॉस की पोस्ट तक पहुंच सकता है। लेकिन उसी के बराबर काबिलियत वाला अफसर जो स्टेट का एग्जाम पास करके डीएसपी बनता है, वो पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद मुश्किल से डीआईजी रैंक तक ही पहुंच पाता है। उनके लिए प्रमोशन पर एक ग्लास सीलिंग है, एक कांच की छत जिसे वो चाहकर भी नहीं तोड़ पाते। और यही स्टेट पुलिस के अफसरों का सबसे बड़ा दर्द है। वो यही कहते हैं कि पूरी जिंदगी फील्ड में काम करने के बाद हमारा प्रमोशन एक एग्जाम से पीछे रह जाता है। आप सोचिए, ये फ्रस्ट्रेशन फोर्स के अंदर कैसी दरारें पैदा करती होगी, और इसका असर हम जैसे आम लोगों पर क्या पड़ता होगा। तो आखिर में सच क्या है? डीएसपी पावरफुल है या सिस्टम में फंसा हुआ एक अफसर? हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इस पूरी कहानी में आखिर जीतता कौन है और हारता कौन है, और हमारे लिए इसका क्या मतलब है? चलिए एक फाइनल रियलिटी चेक करते हैं। ये चार्ट डीएसपी की पूरी कहानी को एक तस्वीर में दिखा रहा है। देखिए, ये पहला बार ऑन पेपर पावर यानी कागजी ताकत, ये सबसे ऊंचा है। फिर आता है रियल वर्ल्ड इन्फ्लुएंस यानी जमीनी असर। ये भी काफी है क्योंकि वो एसएचओ को कंट्रोल करता है। लेकिन अब इस तीसरे बार को देखिए, करियर ग्रोथ, ये कितना नीचे है। आईपीएस के मुकाबले बहुत ही लिमिटेड। यही डीएसपी की असली दुविधा है। शक्ति तो है पर भविष्य सीमित। तो अगली बार जब कोई कहे कि थाने में सुनवाई नहीं होती, तो शायद अब पता है कि अगला दरवाजा कौन सा खटखटाना है। बिल्कुल, क्योंकि सिस्टम को जानना ही सिस्टम को बदलने का पहला कदम है। आप तैयार हैं? म्यूजिक स्टार्ट्स एंड फेड्स स्लाइटली इनटू द बैकग्राउंड। कल ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन देनी है जिसकी तैयारी अभी बाकी है, पता है। थोड़ा समय निकालकर आज रात को ही उसे पूरा करना पड़ेगा। जरा सोचिए, अपने जिले का असली बादशाह कौन है? वो एक शख्स जिसके सिर्फ एक फोन कॉल पर पूरे जिले की पुलिस फोर्स हरकत में आ जाती है। वो होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी, जिले का सबसे ताकतवर अफसर। लेकिन सवाल ये है कि ये ताकत असल में है कितनी? ताकत असली है? देखिए, कागजों पर तो एसपी जिले का बेताज बादशाह होता है, पूरा कमांड उसी के हाथ में। लेकिन असलियत में वो एक ऐसे कागजी शेर की तरह है जिसकी कुर्सी हमेशा हिलती रहती है, जिसे पॉलिटिकल प्रेशर और ट्रांसफर का डर एक कठपुतली बनाकर रख सकता है। तो चलिए पावर के इसी धोखे को आज समझते हैं। इस ताकत की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें पहले उस लंबे और मुश्किल सफर को समझना होगा जो एक अफसर को एसपी बनाता है। ये कोई मामूली सफर नहीं होता। देखिए, पहला स्टेप है देश का सबसे मुश्किल इम्तिहान यूपीएससी सिविल सर्विसेज पास करना। उसके बाद लाखों लोगों में से चुनकर इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस के लिए सिलेक्ट होना। फिर आती है दुनिया की सबसे सख्त पुलिस ट्रेनिंग में से एक। और इतना ही नहीं, इसके बाद भी 4 से 5 साल जूनियर रोल्स में काम करने के बाद जाकर किसी को एक जिले की कप्तानी मिलती है। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि आईपीएस ऑल इंडिया सर्विसेज का हिस्सा है। ये वो अफसर हैं जो देश की स्टेट और सेंट्रल पुलिस फोर्स दोनों को कमांड करते हैं। मतलब साफ है, ये देश के सबसे तेज दिमागों में से गिने जाते हैं। ठीक है, माना कि ये एक ट्रेनी से कैप्टन बनने का सफर है, सब मान लिया। लेकिन क्या ट्रेनिंग एकेडमी में सिखाई गई बातें और कानून की मोटी मोटी किताबें जिले की गंदी राजनीति से लड़ने के लिए काफी हैं? असली सवाल तो यही है। तो चलिए अब इस साम्राज्य के दरवाजे खोलते हैं और देखते हैं कि कानून की किताबों ने इस राजा को असल में कितनी ताकत बख्शी है। देखिए, एसपी की पावर के 3 मेन पिलर्स हैं।
पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी जिले में किस थानेदार को कहां पोस्ट करना है ये एसपी तय करता है। दूसरा, क्राइम मैनेजमेंट मतलब गैंग्स पर एक्शन लेना हो, इंटेलिजेंस ऑपरेशन चलाना हो, सब एसपी प्लान करता है। और तीसरा, फाइनेंशियल पावर यानी पुलिस फोर्स के लिए गाड़ियों से लेकर हथियारों तक का बजट सब एसपी के कंट्रोल में होता है। लेकिन क्या ये कंट्रोल सच में एब्सोल्यूट है? क्या एक एसपी अपनी मर्जी से किसी भी थानेदार का तबादला कर सकता है अगर वो थानेदार किसी लोकल विधायक का खास आदमी हो? यहीं से तो असली खेल शुरू होता है। उस असली खेल से पहले इस पावर के साथ आने वाली शानो शौकत भी देख लीजिए। अंग्रेजों के जमाने का विशाल एसपी कोठी बंगला, घर पर ही पर्सनल कैंप ऑफिस, सिक्योरिटी के लिए इलीट कमांडोज, पायलट गाड़ियों के साथ एक लंबा काफिला, ये सब इस पोस्ट के रुतबे को दिखाता है। बिल्कुल, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये रॉयल लाइफ उस कीमत के बराबर है जो एक एसपी को चुकानी पड़ती है? क्योंकि इस चमक के पीछे एक बहुत गहरा अंधेरा भी है। अब बात करते हैं इस राजा के असली मालिकों की, क्योंकि इस राजा की लगाम असल में किसी और के हाथ में होती है। सोचकर देखिए, एक एसपी किसी हाई प्रोफाइल केस पर काम कर रहा है, सबूत एकदम पक्के हैं, और तभी रूलिंग पार्टी के किसी बड़े नेता का फोन आता है, एसपी साहब फाइल बंद कर दीजिए, हमारा आदमी है। ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये उस पॉलिटिकल प्रेशर का असली चेहरा है जिसका सामना कई एसपीज लगभग हर रोज करते हैं। और अगर बात नहीं मानी गई तो नतीजा होता है ट्रांसफर। हमारे सोर्स के मुताबिक करीब 75% एसपी ट्रांसफर्स के पीछे पॉलिटिकल कारण होते हैं, रूटीन नहीं। इसका मतलब तो साफ है, एसपी की कुर्सी उसकी परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि लोकल नेताओं की खुशी या नाराजगी पर टिकी है। ये पोस्ट सिस्टम में पॉलिटिकल तौर पर सबसे कमजोर पोस्ट में से एक बन जाती है। और इस सब का नतीजा, एक जिले में एसपी का एवरेज कार्यकाल सिर्फ 1 से 2 साल का होता है। रियलिटी चेक ये है कि इतने कम समय में तो कोई अफसर जिले को ठीक से समझ भी नहीं पाता। कोई बड़ी क्राइम स्ट्रैटेजी लागू करना तो बहुत दूर की बात है। और सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं है, जिले में कोई भी बड़ी घटना हो जाए तो मीडिया और पब्लिक का सारा गुस्सा सीधा एसपी पर निकलता है। पुलिस की हर कामयाबी और नाकामी का चेहरा वही एक अफसर होता है। ये एक ऐसी दोधारी तलवार है जिस पर हर एसपी को चलना पड़ता है। तो इन सब बातों के बाद अब हम अपने आखिरी विश्लेषण पर आते हैं। एसपी आखिर है क्या, एक राजा या सिर्फ एक मोहरा? देखिए, इस पूरे सिस्टम में जीतता कौन है? रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी जो पुलिस को अपने इशारों पर चलाना चाहती है, और वो लोग जिनके पास तगड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। और हारता कौन है? आम जनता की सुरक्षा और पूरे सिस्टम की ईमानदारी। तो सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है, जिले में कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, जिम्मेदार हमेशा एसपी होता है। लेकिन उसकी ताकत वो शर्तों पर टिकी है, कंडीशनल है। जब तक वो सिस्टम के हिसाब से चलता है तब तक वो राजा है। जिस दिन उसने ना कहा उसी दिन वो एक मोहरा बन जाता है। तो अगली बार जब किसी एसपी की गाड़ी का काफिला गुजरे तो एक बार रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, क्या वो कानून का रखवाला है या फिर राजनीति का एक कैदी? आपके शहर का पुलिस चीफ हो सकता है अपने यूनिफॉर्म पर एक एक्स्ट्रा स्टार पहनता हो, और उस एक स्टार के पीछे इतनी पावर छिपी है कि वो आपकी जिंदगी, आपका बिजनेस, यहाँ तक कि शहर की पूरी पॉलिटिक्स सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। मगर सवाल ये है कि आखिर ये पावर आती कहां से है? चलिए इसी को डिकोड करते हैं। अरे छोड़िए ये सब, एसपी हो या एसएसपी क्या फर्क पड़ता है? आखिर हैं तो सब पुलिस वाले ही ना। वही यूनिफॉर्म, वही डंडा, बस नाम के आगे एक सीनियर लगा देने से सच में कुछ बदल जाता है क्या? मुझे तो लगता नहीं। और बस यही तो सबसे बड़ा मिथ है। वो एक एक्स्ट्रा एस का मतलब सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टार नहीं है, उसका मतलब है पावर, जिम्मेदारी और पॉलिटिक्स का एक बिल्कुल नया लेवल। तो आइए इस कोड को क्रैक करते हैं। स्क्रीन पर जरा गौर से देखिए, लेफ्ट साइड में है एसपी का इंसिग्निया, अशोका स्तंभ के ठीक नीचे 1 स्टार, और राइट में एसएसपी, अशोका स्तंभ के नीचे 2 स्टार। देखने में तो ये बस एक छोटा सा मामूली सा फर्क लगता है, तो फिर 1 स्टार के लिए इतना लंबा चौड़ा विश्लेषण? मेरी कंपनी में जूनियर मैनेजर से मैनेजर बनने पर इससे ज्यादा बदलाव आ जाता है। ये तो बस एक छोटी सी प्रमोशन लग रही है। देखिए, टेक्निकल तौर पर देखें तो एसएसपी कोई अलग रैंक है ही नहीं, ये एसपी रैंक का ही एक सिलेक्शन ग्रेड होता है। इसका मतलब ये है कि जब एक आईपीएस ऑफिसर का सर्विस रिकॉर्ड, उनका अनुभव एक खास लेवल पर पहुंच जाता है, तब उन्हें ये ग्रेड मिलता है। एक मिनट, ये सिलेक्शन ग्रेड और कैडर, इन भारी भरकम शब्दों को साइड में रखते हैं। आम आदमी की भाषा में बताइए, क्या ये वैसा ही है जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है? मतलब टाइटल बदल गया, थोड़ी सैलरी बढ़ गई, बस इतना ही? आसान शब्दों में समझें तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का प्रमोशन बिल्कुल नहीं है। ये कुछ ऐसा है जैसे कंपनी के एक ब्रांच हेड को सीधा पूरे देश का सीईओ बना दिया गया हो। ये सिर्फ एक प्रमोशन नहीं, ये पावर का एक सिस्टम वाइड लेवल अप है। बिल्कुल सही। और इतना बड़ा पावर जंप आखिर बेवजह तो नहीं दिया जाता। तो सवाल उठता है कि हर जिले में एसएसपी क्यों नहीं होता? क्यों सिर्फ कुछ गिने चुने जिलों को ही ये सुपर बॉस मिलता है? क्योंकि ये जिले कोई आम जिले नहीं है, ये बैटलफील्ड्स हैं। यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट्स हैं, बड़े बड़े जमीन माफिया हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ की स्टूडेंट पॉलिटिक्स देश की नेशनल पॉलिटिक्स तय करती है, और ये सांप्रदायिक तौर पर बेहद नाजुक इलाके होते हैं। तो क्या मतलब एक यंग एसपी में जोश की कमी है? क्या उसकी ट्रेनिंग इन सब चीजों से लड़ने के लिए नहीं होती? उसको तैयार नहीं किया जाता? तैयार तो बिल्कुल किया जाता है, लेकिन यहाँ बात ट्रेनिंग की नहीं, यहाँ बात है स्केल की। एक एसएसपी जिस जिले को कमांड करता है, उसकी आबादी 40 से 50 लाख तक हो सकती है। ये न्यूजीलैंड जैसे पूरे देश की पॉपुलेशन के बराबर है। सोच के देखिए, एक शहर, एक ऑफिसर,
जरा इमेजिन कीजिए इस सिचुएशन को। सुबह के 9 बजे हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और आपके सामने 50 लाख लोगों की प्रॉब्लम्स का पहाड़ खड़ा है। कहीं कत्ल हो गया, कहीं दंगे भड़कने की खबर है, कोई वीआईपी आ रहा है और मीडिया आपसे हर मिनट जवाब मांग रही है, हर घंटे। अब बताइए, ये जोश से संभालने वाली चीज है या ठंडे दिमाग से? और इतने बड़े स्केल पर इस केओस को मैनेज करने के लिए आपको जमीन पर दौड़ने वाला ऑफिसर नहीं, पूरे सिस्टम को हेलीकॉप्टर व्यू से देखने वाला कमांडर चाहिए। और इसीलिए एसएसपी को जिले का सीईओ या मैनेजर ऑफ मैनेजर्स भी कहा जाता है। उनका काम हर थाने में जाकर रजिस्टर चेक करना नहीं होता। उनके अंडर एसपी सिटी, एसपी रूरल, एसपी क्राइम, एसपी ट्रैफिक जैसे 4 से 5 एसपी रैंक के ऑफिसर्स की पूरी टीम काम करती है। आप समझ लीजिए कि हर एसपी एक पूरी कंपनी के बराबर है और एसएसपी इन सब कंपनीज का सीईओ है। मैनेजर ऑफ मैनेजर्स, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि एसी ऑफिस में बैठकर सिर्फ ऑर्डर्स देना, मतलब ग्राउंड पर लाठी एसपी सिटी खाए, दंगे में एसपी रूरल पिसे और सारा क्रेडिट और मीडिया अटेंशन एसएसपी ले जाए। ये डेलीगेशन ऑफ वर्क है या डेलीगेशन ऑफ रिस्क और क्रेडिट ग्रैबिंग? ये क्रेडिट से कहीं ज्यादा अकाउंटेबिलिटी का सवाल है, क्योंकि अगर एसपी रूरल फेल होता है तो मीडिया एसपी रूरल से नहीं, सीधे एसएसपी से सवाल करेगी। और ये पावर इक्वेशन सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर तक सीमित नहीं है। जिले की सबसे बड़ी पावर यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने भी ये साफ साफ दिखती है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। जब एक नया यंग एसपी जिले में आता है तो डीएम, जो आमतौर पर उनसे सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, उन्हें एक जूनियर की तरह देखते हैं। मीटिंग्स में उन्हें इंस्ट्रक्ट किया जाता है। लेकिन एक एसएसपी जिसके पास 13-14 साल का अनुभव है, वो डीएम के साथ बराबरी की फुटिंग पर बैठता है। वो इंस्ट्रक्शंस नहीं लेता, वो डिस्कस करता है। एक मिनट, ये स्ट्रॉन्गर फुटिंग और ऑटोनॉमी सुनने में तो बड़े अच्छे शब्द लगते हैं, लेकिन इसका असली मतलब ईगो क्लैश नहीं है। अगर डीएम, जो जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक जगह लाठी चार्ज करना जरूरी है और एसएसपी अपनी ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करके मना कर दे, तो क्या होगा? इस टकराव के बीच में तो आम पब्लिक पिसेगी ना। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा टेस्ट है। इसी ईगो क्लैश के पोटेंशियल को कम करने के लिए ही एसएसपी पोस्ट में एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी चीज डाली जाती है, जो सिर्फ और सिर्फ अनुभव से आती है। 13 साल से ज्यादा की सर्विस। ये सिर्फ सर्विस रिकॉर्ड पर लिखा एक नंबर नहीं है। इन 13 सालों में एक ऑफिसर ने ना जाने कितने डीएम्स के साथ काम किया होता है। उसने सीखा होता है कि कब ईगो को साइड में रखना है और कब स्टैंड लेना जरूरी है। उसने अपनी आंखों से देखा होता है कि एक गलत डिसीजन से कितनी जाने जा सकती है। और इसीलिए कहा जाता है कि 50 लाख लोगों की जिम्मेदारी संभालने के लिए सिर्फ जोश और एनर्जी काफी नहीं है, उसके लिए परिपक्वता यानी मैच्योरिटी चाहिए। वो मैच्योरिटी जो सही और गलत के बीच का फर्क समझे, न कि सिर्फ पावर का इस्तेमाल करना जाने। ठीक है, मान लिया कि मैच्योरिटी बहुत जरूरी है, लेकिन पावर करप्ट्स। जब एक ऑफिसर इतना अनुभवी, इतना पावरफुल हो जाता है, जिसके पास अपनी पूरी फौज है, रिसोर्सेज हैं और डीएम भी उससे बराबरी पर बात कर रहा है, तो वो आम आदमी के लिए जवाबदेह कैसे रहता है? अगर वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लगे तो उसको रोकने वाला सिस्टम क्या है? या फिर हमने एक ऐसा राजा बना दिया है जिस पर किसी का कंट्रोल ही नहीं है? पुलिस सिस्टम को लेकर जो हम सोचते हैं वो शायद सच नहीं है। पावर का मतलब लाठी, बंदूक या वर्दी पर लगे सितारे बिल्कुल नहीं है। ये पुलिस का सबसे बड़ा धोखा है। चलिए आज पर्दे के पीछे की असली पावर देखते हैं। अच्छा, अपने शहर के असली सिंघम के बारे में सोचिए। कौन है वो? दिमाग में एक ही इमेज आती है ना? फिल्मों ने बना दी है। डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर जो फील्ड पर है, एक्शन में है, सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, यानी कि एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर बड़े शहर में एसएसपी। यही है ना असली पावर? यही है ना असली बॉस? जवाब है दोनों ही नहीं, बिल्कुल नहीं। असली पावर आम आदमी की नजर से बहुत दूर, एक फाइल और एक पेन में कैद है। एक ऐसी पोस्ट जो सड़कों पर कम और ऑफिस के बंद कमरों में ज्यादा दिखती है, और उस पोस्ट का नाम है डीआईजी, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। तो चलिए इस पूरे सिस्टम को आसान भाषा में डीकोड करते हैं। एक आईपीएस ऑफिसर की लाइफ में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है ना, वो तब है जब वो एक एक्शन हीरो से एक आर्किटेक्ट बन जाता है। मतलब मैदान का खिलाड़ी नहीं, बल्कि उस पूरे खेल का नक्शा बनाने वाला। देखिए, एक एसएसपी यानी सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो अपने डिस्ट्रिक्ट का, आप कह सकते हैं, एक तरह से राजा है। फील्ड कमांड, डायरेक्ट एक्शन, पब्लिक डीलिंग, सब कुछ सीधे उसके हाथ में। लेकिन जैसे ही प्रमोशन मिलता है और वो डीआईजी बनता है, बस पूरा खेल ही पलट जाता है। अब वो प्लेयर नहीं, कोच बन गया है। उसका काम अब दौड़ना नहीं है, बल्कि पूरी टीम के लिए स्ट्रैटेजी बनाना है। और सुनिए, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ एक शहर या एक डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं बनती। डीआईजी एक पूरे पुलिस रेंज का बॉस होता है। अब ये रेंज क्या है? एक रेंज में आते हैं 3 से 5 डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि 3 से 5 एसपीज या एसएसपीज सीधे एक डीआईजी को रिपोर्ट करते हैं। जरा पावर का स्केल सोच के देखिए, एक आदमी और उसके नीचे 3 से 5 पूरे जिले। तो सवाल ये है कि आखिर एक डीआईजी के पास ऐसी कौन सी पावर है जो एसपी के पास नहीं? ये पावर बंदूक की नहीं, कलम की है। ये ऐसी पावर्स हैं जो सुनने में शायद थोड़ी बोरिंग लगें, कागजी लगें, लेकिन इनका असर पूरे सिस्टम को जड़ से हिला सकता है। चलिए पहली पावर देखते हैं, ट्रांसफर। अब ट्रांसफर का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? वही ना, सिफारिश, सेटिंग, पॉलिटिकल प्रेशर। अरे एक इंस्पेक्टर को यहाँ से उठा के वहाँ भेज दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बस यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है।
देखिए, एक रेंज के अंदर किसी इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर का एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ डीआईजी कर सकता है, और इसका असली मकसद सिफारिश नहीं बल्कि करप्शन के नेटवर्क्स को तोड़ना है। सोचकर देखिए, एक ऑफिसर अपनी जिले में लोकल क्रिमिनल से मिल जाता है, एक नेक्सस बना लेता है। अब एसपी तो उसे जिले के अंदर ही घुमा सकता है, लेकिन डीआईजी वो उसे उस जिले से ही उठाकर दूसरे जिले में भेज देगा। खेल खत्म, नेटवर्क टूट गया। सही ऑफिसर को सही पोस्टिंग देना, ईमानदार को अच्छी पोस्टिंग देना, ये सब इसी एक पावर से कंट्रोल होता है। तो ये सिफारिश का खेल नहीं, ये स्ट्रैटेजी का खेल है, बिल्कुल एक शतरंज के ग्रैंड मास्टर की तरह। कौन सा मोहरा किस वक्त किस जगह पर रखना है, ये फैसला पूरा गेम बदल सकता है। ये है ट्रांसफर पावर का असली मतलब। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बोरिंग पावर पर, अपील। मान लीजिए किसी एसपी ने अपने जूनियर ऑफिसर को, इंस्पेक्टर या एसआई को कोई पनिशमेंट दे दी, तो वो ऑफिसर अपील कर सकता है। फिर से वही सिनिकल आवाज दिमाग में आती है, ये तो बस फॉर्मेलिटी है यार, कौन सुनेगा अपने ही साथी ऑफिसर के खिलाफ। लेकिन सच ये है कि यही सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट चेक एंड बैलेंस है। उस इंस्पेक्टर या एसआई की अपील सीधे डीआईजी सुनता है, मतलब एक एसपी के दिए हुए फैसले को डीआईजी पूरी तरह पलट सकता है, उसको बदल सकता है या फिर उसे सही ठहरा सकता है। एक तरह से उस जूनियर ऑफिसर के लिए वो इंसाफ की आखिरी उम्मीद है। खुद को उस जगह रखकर सोचिए, एक ईमानदार सब इंस्पेक्टर है, उसके एसपी ने किसी बात पर गुस्से में आकर उसे सस्पेंड कर दिया। एक झटके में करियर, इज्जत सब दांव पर लग गया। अब वो कहाँ जाएगा, किससे गुहार लगाएगा? उसकी आखिरी उम्मीद वो अपील है जो डीजी के पास की जाती है। ये फॉर्मेलिटी नहीं, ये किसी का करियर बचाने का जरिया है। और अब आती है तीसरी पावर, जिसका नाम सुनते ही लोग हंसते हैं, एनुअल इंस्पेक्शन। क्या इमेज बनती है दिमाग में? एक दिन पहले थाने की रंगाई पुताई, साफ सफाई, फिर बड़े साहब आते हैं, चाय समोसा होता है और सब ठीक ठाक है कि रिपोर्ट बन जाती है। बस एक फोटो अप, यही सोचते हैं ना? लेकिन सच इससे बहुत अलग है। बिल्कुल गलत। ये इंस्पेक्शन कोई फॉर्मेलिटी नहीं, ये उस पूरे रेंज की पुलिस फोर्स का क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट है। जैसे एक फैक्ट्री में प्रोडक्ट चेक होता है, डीआईजी चेक करता है क्या जिले के एसपीज पुलिस मैनुअल के हिसाब से काम कर रहे हैं, क्या कानून ठीक से लागू हो रहा है, पुलिस स्टेशंस आम लोगों के लिए काम कर रहे हैं या नहीं। ये चाय समोसा पार्टी नहीं, ये पूरे सिस्टम का हेल्थ चेकअप है। तो अब तक ये तो साफ हो गया कि एक डीआईजी के काम का असर बहुत बहुत गहरा होता है, लेकिन इससे आखिर फायदा किसका होता है और नुकसान किसका? इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर एक डीआईजी अच्छा है, ईमानदार है, तो आम जनता को मिलती है बेहतर पुलिसिंग, जूनियर ऑफिसर्स को मिलता है इंसाफ और एसपीज को मिलती है सही गाइडेंस। लेकिन अगर वही डीआईजी बुरा या करप्ट निकल जाए तो आम जनता को मिलता है अन्याय, जूनियर ऑफिसर्स को मिलता है डर और डीमोटिवेशन, और एसपीज पर बढ़ता है पॉलिटिकल प्रेशर और करप्शन। सोच लीजिए, सिर्फ एक पोस्ट पूरे सिस्टम का फ्यूचर डिसाइड करती है। तो फिर आखिर एक डीआईजी का असली रोल है क्या? क्या वो एक गाइड है, एक मेंटोर, या फिर एक सख्त मैनेजर, एक बॉस? सच तो ये है कि उसे दोनों बनना पड़ता है। उसे अपने से यंग एसपीज के लिए एक मेंटर बनना पड़ता है जो उन्हें मुश्किल ट्रिकी सिचुएशंस में रास्ता दिखाए, और ठीक उसी वक्त उसे एक सख्त मैनेजर भी बनना पड़ता है जो ये पक्का करे कि उसके अंडर आने वाला हर जिला कानून के दायरे में ही चले। इसी बैलेंस को बनाना इस पोस्ट का सबसे बड़ा चैलेंज और काम है, और इस जिम्मेदारी की एक कीमत भी है। पे लेवल 13A के हिसाब से एक डीआईजी की स्टार्टिंग बेसिक पे होती है 1,31,100 रुपए पर मंथ। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस रैंक की सीनियरिटी, उसकी पावर और उसके कंधों पर आने वाली जिम्मेदारी का प्रतीक है। और आखिर में ये सिंबल, एक डीआईजी की गाड़ी पर लगा हुआ ये ट्रायंगुलर फ्लैग यानी तिकोना झंडा, ये दिखाता है कि वो डायरेक्ट कमांड में नहीं है, वो एक्शन हीरो नहीं है। ये निशान है सुपरवाइजरी अथॉरिटी का, मतलब उसकी पावर एक्शन लेने वालों पर नजर रखने की है, उन्हें गाइड करने की है और जरूरत पड़ने पर उन्हें कंट्रोल करने की। तो चलिए सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, असली पावर क्या है? ट्रिगर दबाना या फिर उस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना जो ट्रिगर दबाने वाले को कंट्रोल करता है? इस सवाल का जवाब ही पुलिस फोर्स के पावर स्ट्रक्चर का वो सबसे बड़ा राज है जो आम लोगों से हमेशा छुपाया जाता है। इस पर सोचना जरूर। आपको लगता है कि आपके शहर का एसपी या कमिश्नर सबसे पावरफुल पुलिस ऑफिसर है? तो आप बिल्कुल गलत हैं। असली पावर जो मीडिया के नजरों से हमेशा दूर रहती है, सिस्टम के अंदर छुपी हुई, वो किसी और के ही पास है। आज हम पर्दा उठा रहे हैं उस रैंक से जिसे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी आईजी कहते हैं। एक सिचुएशन इमेजिन करके देखिए। मान लीजिए आपके शहर में दंगे भड़क गए हैं, हालात एकदम बेकाबू हैं, लोकल पुलिस कुछ नहीं कर पा रही, आपके डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर एसपी फेल हो चुका है। तो अब क्या? सब खत्म, गेम ओवर, सिस्टम कोलैप्स हो गया। शायद आप यही सोचेंगे कि अब स्टेट से कोई फोर्स आएगी या जूनियर ऑफिसर्स कुछ करेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है। असलियत इससे कहीं ज्यादा अलग और फ्रैंकली ज्यादा पावरफुल है। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल का पूरा सिस्टम फेल होता है ना, तब सीन में एंट्री होती है एक जोनल कमांडर की। ये वो शख्स है जिसके बारे में आमतौर पर कोई बात ही नहीं करता। तो आखिर ये जोनल कमांडर है कौन? वेल, इसका जवाब उसकी यूनिफॉर्म पर लगे इन चिन्हों में छुपा है। ये सिर्फ पहचान नहीं है, ये कमांड की एक पूरी चेन है, और इस चेन में आईजी का रैंक सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक, सबसे इंपॉर्टेंट जगह पर है। ये देखिए, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का इंसिग्निया।
एक क्रॉस की हुई तलवार और बाटन और उसके ऊपर एक स्टार इस डिजाइन का एक खास मतलब है। ये इस बात का सिंबल है कि इस रैंक पर जो ऑफिसर बैठा है वो अब सीधे लाठी चार्ज या जमीनी एक्शन से ज्यादा स्ट्रैटेजी और कमांड पर फोकस करता है। ठीक है, हमने जोनल कमांडर तो बोल दिया, लेकिन ये जोन आखिर है क्या चीज? एक शहर, एक डिस्ट्रिक्ट? इसका असली स्केल इतना बड़ा है कि शायद आपको यकीन ना हो। पुलिस सिस्टम की किताबों में अगर देखें तो एक जोन 2 से 3 पुलिस रेंजेस से मिलकर बनता है। ये एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन चलिए इस टेक्निकल जार्गन को एक तरफ रखते हैं। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है लगभग 8 से 10 जिलों का पूरा इलाका। हाँ, आपने सही सुना, 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट्स। एक एसपी एक डिस्ट्रिक्ट का चीफ होता है। इसका मतलब एक आईजी 8 से 10 एसपीज के ऊपर का कमांडर होता है। जरा सोचिए इस पावर के स्केल के बारे में। इतने बड़े इलाके की पूरी पुलिस फोर्स की कमांड सिर्फ एक इंसान के हाथ में। तो इतनी जबरदस्त पावर का इस्तेमाल आखिर होता कब है? ये आपको रोज रोज के क्राइम में नहीं दिखेगी। इसका असली रूप तब सामने आता है जब सिस्टम फेल होने की कगार पर होता है, जब जमीन पर स्थिति बेकाबू हो जाती है। चलिए उसी दंगे वाले सीन पर वापस चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट की पुलिस फोर्स कम पड़ चुकी है। एसपी और डीआईजी जो उस एरिया के सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं, सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, लेकिन हालात काबू में ही नहीं आ रहे हैं। तब आईजी उस जगह पर कैंप करते हैं और जिस मोमेंट वो वहां पहुंचते हैं, उस पूरे ऑपरेशन का डायरेक्ट कमांड आईजी के हाथ में आ जाता है। वहां मौजूद हर पुलिस ऑफिसर, चाहे वो एसपी हो या कांस्टेबल, अब सीधा आईजी को रिपोर्ट करता है। ये पुलिस कमांड की आखिरी और सबसे पावरफुल लाइन ऑफ डिफेंस है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आईजी की पावर सिर्फ क्राइसिस में ही दिखती है, तो आप अभी भी पूरी पिक्चर नहीं देख रहे हैं। शायद उससे भी बड़ी पावर उनके ऑफिस के अंदर, उनके डेस्क पर होती है। ये वो पावर है जो सड़क पर दिखती नहीं, लेकिन हजारों पुलिस वालों का करियर बना या बिगाड़ सकती है। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। एक सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बनेगा या नहीं, ये फैसला आईजी लेवल का प्रमोशन बोर्ड करता है। किसी गंभीर मामले में एक आईजी अपने नीचे काम करने वाले किसी भी ऑफिसर को सर्विस से डिसमिस कर सकता है, मतलब उसकी नौकरी हमेशा के लिए खत्म। और सबसे बड़ी बात, अपने पूरे जोन के 8-10 जिलों में पुलिसिंग होगी कैसे, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी और पॉलिसी भी आईजी ही तय करते हैं। और इसीलिए यह कहा जाता है कि एक आईजी का सिग्नेचर सड़क पर चलती एक लाठी से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। एक लाठी शायद एक इंसान को कंट्रोल कर ले, लेकिन एक सिग्नेचर पूरे जोन की पुलिसिंग की दिशा बदल सकता है और किसी का पूरा करियर डिसाइड कर सकता है। तो इस सारी बात का मतलब ये निकलता है कि आईजी रैंक तक पहुंचते पहुंचते एक ऑफिसर का रोल पूरी तरह बदल जाता है। अब ये रोज रोज के क्रिमिनल्स को पकड़ने या डायरेक्ट फ्रंटलाइन एक्शन के बारे में नहीं है। ये अब एक बड़े जनरल या किसी कंपनी के सीईओ की तरह सोचने का काम है। एक एलआईजी का फोकस होता है पूरे जोन के लिए पॉलिसी बनाना, कहां कितनी फोर्स लगानी है, उसकी स्ट्रैटेजी तैयार करना, सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करना और बड़े से बड़े क्राइसिस को मैनेज करना। उनका काम छोटे मोटे क्रिमिनल से डील करना नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम को चलाना है जो इन क्रिमिनल से डील करता है। और पुलिस की हायरार्की में आईजी सीधा स्टेट के पुलिस चीफ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी को रिपोर्ट करते हैं। ये चीज उन्हें पुलिस फोर्स के टॉप मैनेजमेंट का एक बहुत जरूरी हिस्सा बना देती है। तो इस पूरी जानकारी का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब अगली बार आप पुलिस से जुड़ी कोई चीज देखें, तो उसके पीछे की इस असलियत को समझने की कोशिश जरूर करें। जब आप एक ऐसी कार देखें जिस पर एक स्पेशल कटा हुआ झंडा लगा हो, तो समझ जाइए कि उसमें 8 से 10 जिलों का कमांडर गुजर रहा हो। जब आप किसी सीनियर ऑफिसर को डेस्क पर काम करते देखें, तो हो सकता है उस वक्त किसी का करियर बन रहा हो या बिगड़ रहा हो। और अगर आप किसी दंगे वाली जगह पर एक आईजी को देखें, तो समझ जाइए कि पुलिस की आखिरी कमांड लाइन अब जमीन पर उतर चुकी है। और अंत में एक सवाल, एक इंसान के हाथ में इतनी ज्यादा ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का होना, क्या यह सिस्टम को बचाने के लिए एक जरूरी सुरक्षा कवच है, या फिर यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सिस्टमिक रिस्क बन जाता है? इसका जवाब आसान नहीं है, सोचिएगा जरूर। पुलिस फोर्स में असली पावर किसके हाथ में है? अगर आपको लगता है कि आप जवाब जानते हैं, तो 1 मिनट रुकिए। आज आपकी यह धारणा पूरी तरह टूटने वाली है। चलिए पुलिस के असली पावर सेंटर को डिकोड करते हैं। अच्छा, एक सीधा सा सवाल, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी स्टेट पुलिस का सबसे पावरफुल ऑफिसर कौन होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? जाहिर है ज्यादातर लोगों का एक ही जवाब होगा, डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। लेकिन क्या यही पूरा सच है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि असली ऑपरेशनल पावर, मतलब जमीन पर काम कराने की जो ताकत है, वो किसी और के हाथ में है? आज हम पुलिस के इसी हिडन बॉस की पड़ताल करने वाले हैं। देखिए, ये एक आम धारणा है कि डीजीपी ही पुलिस फोर्स के अकेले सबसे शक्तिशाली बॉस हैं, लेकिन असलियत में पावर का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ज्यादा गहरा और कॉम्प्लेक्स है। डीजीपी बेशक स्ट्रेटेजिक हेड है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जमीन पर जो एक्शन लेने वाली असली मशीनरी है ना, उसे कोई और कंट्रोल करता है। इस पूरे पावर स्ट्रक्चर को समझने का सबसे आसान तरीका है एक कॉर्पोरेट एनालॉजी। सोचिए, अगर डीजीपी एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, तो एडीजी यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल उस कंपनी के सी स्वीट एग्जीक्यूटिव्स हैं। जैसे एक सीएफओ पूरा फाइनेंस देखता है और एक सीटीओ टेक्नोलॉजी, बिल्कुल वैसे ही ये एडीजी अपने अपने डिपार्टमेंट्स को पूरी आजादी और असल ताकत से चलाते हैं। तो यहाँ पर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। आम सोच क्या है कि एक बॉस है यानी डीजीपी, और सारी पावर ऊपर से नीचे की तरफ आती है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि कई फंक्शनल हेड्स हैं यानी एडीजी, जिनके पास अपने अपने क्षेत्र में जबरदस्त इंडिपेंडेंट ऑपरेशनल पावर होती है।
तो सवाल ये है कि ये पावर बंटी कैसे है। दरअसल स्टेट पुलिस को आप समझिए कि 4 मजबूत वर्टिकल्स में बांटा गया है और हर वर्टिकल का एक स्पेशलिस्ट बॉस होता है, एक एडीजी। चलिए इन पावर सेंटर्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। जरा कल्पना कीजिए कि पूरे राज्य में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है, तो किस शहर में किस चौराहे पर कितनी फोर्स तैनात होगी, ये फैसला डीजीपी नहीं बल्कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर लेते हैं। और इतना ही नहीं, जब संकट बड़ा होता है तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का फोन भी सीधे इन्हीं के पास आता है। अगला पावर सेंटर है एडीजी क्राइम सीआईडी। सोचिए, राज्य में कोई बहुत बड़ा आर्थिक घोटाला सामने आता है, सबूत जुटाने से लेकर हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी तक उस पूरी जांच की निगरानी सीधे एडीजी क्राइम करते हैं। राज्य के सबसे संवेदनशील और सबसे मुश्किल केस इन्हीं के पास होते हैं। फिर आते हैं एडीजी इंटेलिजेंस। ये सरकार के खुफिया प्रमुख हैं। जब राज्य की सुरक्षा को कोई खतरा होता है तो यही वो अधिकारी हैं जो सीधे मुख्यमंत्री को ब्रीफिंग देते हैं, कई बार तो डीजीपी को भी बाईपास करके। ये सही मायनों में राज्य की आंखें और कान होते हैं। और आखिर में एडीजी एडमिनिस्ट्रेशन एचक्यू। ये वो पावर है जो शायद सामने से नहीं दिखती, लेकिन पर्दे के पीछे से पूरे सिस्टम को चलाती है। पुलिस का पूरा बजट, हजारों नई भर्तियां और थानों का इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ इनके कंट्रोल में होता है। और ये एक सीधा सा नियम है, जिसके पास पैसा और रिसोर्स कंट्रोल करने की ताकत है, असली पावर भी उसी के पास होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि सैलरी, स्टेटस और सिस्टम खुद कैसे ये साबित करते हैं कि एडीजी की पावर सिर्फ नाम की नहीं है, बल्कि इस ढांचे की बुनियाद में ही मजबूती से जमी हुई है। यहाँ सिस्टम की बनावट देखिए। सबसे चौंकाने वाली बात, वर्दी पर लगने वाला इंसिग्निया यानी अशोक स्तंभ और क्रॉस की हुई तलवार डीजीपी और एडीजी का बिल्कुल एक जैसा होता है, बिल्कुल सेम। पे स्केल भी लगभग बराबर है। असल फर्क सिर्फ रोल में है। डीजीपी स्ट्रेटेजिक हेड है, लेकिन एडीजी के पास असली ऑपरेशनल कंट्रोल है, मतलब एक्शन का बटन इनके पास है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी आईपीएस अफसर सीधे डीजीपी नहीं बन सकता। टॉप पोस्ट तक पहुंचने से पहले उन्हें एडीजी के तौर पर काम करना ही पड़ता है। ये मैंडेटरी है, यानी ये पद असल में एक डीजीपी इन वेटिंग पूल है, जहां भविष्य के लीडर्स को परखा जाता है। टॉप तक पहुंचने का रास्ता यही है। लगभग 25 से 30 साल की बेहतरीन सर्विस के बाद एक अफसर एडीजी बनता है। फिर वो इन खास डिपार्टमेंट्स को चलाकर अपनी काबिलियत साबित करता है और तभी जाकर वो डीजीपी पद के लिए योग्य बनता है। इसका सीधा मतलब है कि राज्य के सबसे अनुभवी और सबसे काबिल अफसर असल में एडीजी की कुर्सियों पर ही बैठे होते हैं। तो ठीक है, ये सब जानने का एक आम नागरिक के लिए क्या मतलब है? ये पावर स्ट्रक्चर देश के लोगों की सुरक्षा को सीधे तौर पर कैसे प्रभावित करता है? चलिए इसे समझते हैं। चलिए एक रियलिटी चेक करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट। जमीन पर पुलिस फोर्स को कौन कंट्रोल करता है? एडीजी। राज्य के सबसे बड़े केस की जांच की निगरानी कौन करता है? एडीजी। मुख्यमंत्री को खतरों के बारे में सीधे कौन बताता है? एडीजी। पुलिस का बजट और नीतियां किसके हाथ में होती हैं? एडीजी। और सबसे जरूरी बात यही है, किसी भी संकट की स्थिति में एक एडीजी का लिया गया फैसला एक आम नागरिक की सुरक्षा पर डीजीपी के फैसलों से कहीं ज्यादा सीधा और तुरंत असर डालता है। क्यों? क्योंकि जमीन पर एक्शन को एडीजी ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अब से जब भी राज्य पुलिस की कार्यप्रणाली पर बात हो तो एक सवाल खुद से जरूर पूछिएगा, क्या आपकी नजर सिर्फ एक बॉस पर होनी चाहिए या उन सभी शक्तिशाली बॉसेस पर जो असल में इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं? सोचिएगा जरूर। हर स्टेट में एक पोस्ट है, एक सुप्रीम कमांडर जो पूरी पुलिस फोर्स को कंट्रोल करता है। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर उस कमांडर की अपनी डोर किसी और के हाथ में हो? आज हम उसी अनदेखी पावर की बात करेंगे जो डिसाइड करती है कि स्टेट की पुलिस आखिर सुनेगी किसकी, कानून की या सियासत की। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, स्टेट पुलिस का असली रिमोट कंट्रोल आखिर है किसके हाथ में? चीफ मिनिस्टर के या पुलिस चीफ के? शायद इसका जवाब बिल्कुल साफ लगता हो, पर असलियत वो बहुत बहुत ज्यादा उलझी हुई है। तो फिर ये असली बॉस है कौन? देखिए, कागज पर तो कहानी बिल्कुल क्लियर है। एक सुप्रीम कमांडर जिसके सिर्फ एक इशारे पर लाखों की फोर्स काम करती है। एक ऐसा ऑफिसर जिसके ऑर्डर के आगे कोई सवाल नहीं उठाता, या कम से कम हमें कहानी तो यही सुनाई जाती है। ये है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी, किसी भी स्टेट की पुलिस फोर्स का सबसे बड़ा आखिरी ऑफिसर। इनकी यूनिफॉर्म पर जो आप ये चिन्ह देखते हैं ना, क्रॉस सॉर्ड, बेटॉन और अशोका एम्ब्लेम, ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, ये अल्टीमेट अथॉरिटी यानी कि परम सत्ता का सिंबल है। कानून की किताबों में साफ लिखा है कि पुलिस से जुड़े हर मामले में इनका फैसला ही आखिरी होगा, फाइनल। प्रोटोकॉल की बात करें तो इनका स्टेटस स्टेट के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट यानी कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर है। और पावर में ये सीएम के प्राइमरी सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं। मतलब ऑन पेपर इससे बड़ी कोई पोस्ट है ही नहीं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कागज की दुनिया और हकीकत की दुनिया, इनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। और बस यहीं से इस पूरे पावरफुल सिस्टम के आर्मर में पहली दरार दिखनी शुरू हो जाती है। सवाल ये उठता है कि इतने पावरफुल ऑफिसर को चुना कैसे जाता है? क्या ये सिलेक्शन अब प्योर मेरिट का खेल है या फिर इसमें पॉलिटिक्स भी शामिल है? प्रोसेस देखें तो बड़ा ही आसान और ट्रांसपेरेंट लगता है। स्टेप 1, स्टेट गवर्नमेंट सबसे सीनियर ऑफिसर्स की एक लिस्ट यूपीएससी को भेजती है। स्टेप 2, यूपीएससी उस लिस्ट को जांचती परखती है और बेस्ट 3 ऑफिसर्स का एक पैनल बनाकर वापस भेज देती है। और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। स्टेप 3,
स्टेट गवर्नमेंट उन 3 में से किसी को भी चुन सकती है, भले ही वो ऑफिसर लिस्ट में नंबर 1 पर हो या नंबर 3 पर। मतलब मेरिट लिस्ट एक सजेशन बनकर रह जाती है, असली फैसला पूरी तरह से पॉलिटिकल होता है। इसको ना ऐसे समझते हैं, ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है जहाँ टॉपर को ही जॉब मिलेगी। नहीं, ये एक प्री अप्रूव्ड लिस्ट में से एक पॉलिटिकल चॉइस है। यहाँ सबसे काबिल होना उतना जरूरी नहीं जितना सरकार का पसंदीदा होना जरूरी हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कि इस पावर की कुर्सी पर बैठने के बाद होता क्या है। एक डीजीपी के पास आप सोच भी नहीं सकते कितनी पावर्स होती हैं, लेकिन कई बार यही पावर्स उनके लिए सोने की हथकड़ियां यानी गोल्डन हैंडकफ्स बन जाती हैं। तो इस कुर्सी का इनाम क्या है? सबसे पहले पैसा। लेवल 17 की फिक्स्ड पे यानी हर महीने 2,25,000 रुपए। पर रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। इसके साथ मिलता है एक शानदार घर, 24/7 सिक्योरिटी, गाड़ियों का काफिला और पूरे स्टेट की गवर्नमेंट मशीनरी तक डायरेक्ट एक्सेस। ये पोस्ट सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये स्टेटस और पावर का अल्टीमेट सिंबल है। और पावर्स की बात करें, सुनिए, पूरी फोर्स का कमांड, एडमिनिस्ट्रेशन, डिसिप्लिन सब इनके हाथ में। सीएम के चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर यही हैं। पुलिस को मॉडर्न बनाने के प्लान्स यही बनाते हैं। एसपी से लेके आईजी लेवल तक के ट्रांसफर्स की पूरी ट्रांसफर इंडस्ट्री इनके कंट्रोल में, और जमीन पर होने वाले हर पुलिस ऑपरेशन की फाइनल कमांड इन्हीं की होती है। शॉर्ट में कहें तो ये पुलिस की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। लेकिन इतनी सारी पावर के साथ एक अनलिखी शर्त जुड़ी होती है, एक ऐसी शर्त जो पूरा खेल पलट देती है। डीजीपी वर्क्स ऑन द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब बिल्कुल साफ है, अगर सरकार खुश नहीं है तो डीजीपी की कुर्सी भी सुरक्षित नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ट्रांसफर। कागज पर देखिए, डीजीपी ट्रांसफर बोर्ड के हेड हैं और हर फैसला मेरिट के बेसिस पर होना चाहिए। ये है एक्सपेक्टेशन। अब आते हैं रियलिटी पर। असलियत में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना ज्यादा होता है कि ट्रांसफर्स अक्सर मेरिट नहीं बल्कि पॉलिटिकल लॉयल्टी का इनाम बन जाते हैं। और इस तरह जो डीजीपी की सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए थी, वही उन पर पॉलिटिकल प्रेशर का सबसे बड़ा जरिया बन जाती। और अब हम आते हैं उस अल्टीमेट प्रेशर टेस्ट पर, वो चीज जो डीजीपी की पोस्ट को सबसे मुश्किल बनाती है। देखिए, जवाब दे तो वो सबके लिए है, लेकिन असल में जवाब उन्हें सिर्फ एक ही जगह देना होता है। सबसे पहला प्रेशर पब्लिक का। स्टेट के किसी भी कोने में कोई भी बड़ा क्राइम हो जाए, मीडिया हो या सड़क पर आम आदमी, सबकी निगाहें सीधी डीजीपी पर जाती हैं। पब्लिक अपनी सेफ्टी के लिए उन्हीं को जिम्मेदार मानती है। दूसरा प्रेशर कोर्ट्स का। अगर पुलिस कोई भी गैर कानूनी काम करती है तो अदालत लीगल तौर पर सीधे डीजीपी को ही जवाबदेह ठहराती है। और फिर आता है तीसरा और सबसे बड़ा प्रेशर सरकार का। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बचाने के लिए डीजीपी को 2 साल का फिक्स टर्म दिया था ताकि वो बेखौफ काम कर सके। लेकिन हकीकत ये है कि अगर सरकार खुश नहीं है तो वो कोई ना कोई रास्ता निकालकर डीजीपी को हटा सकती है। मतलब कानून की सुरक्षा के बावजूद असली पावर तो पॉलिटिकल विल ही है। तो सवाल वही आ जाता है, आखिर एक डीजीपी आखिरकार काम किसके लिए कर रहा है? पब्लिक के लिए, कानून के लिए, या फिर उस चीफ मिनिस्टर के लिए जिसके हाथ में उनकी कुर्सी का रिमोट कंट्रोल है? तो एक डीजीपी कैप्टन है या पपेट, इसका फैसला जो भी हो उसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि एक इंसान का काम करने का तरीका पूरी की पूरी पुलिस फोर्स का फ्यूचर डिसाइड कर देता है। और नतीजे 2 तरह के हो सकते हैं। एक तरफ अगर डीजीपी स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट हो तो फोर्स मॉडर्नाइज्ड होती है, कानून का राज चलता है और पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ अगर डीजीपी पॉलिटिकल प्रेशर में काम करता है तो वही फोर्स अनडिसिप्लिन्ड हो जाती है, पॉलिटिकल ऑर्डर्स को कानून से ऊपर रखा जाता है और आम जनता का सिस्टम से भरोसा उठ जाता है, क्योंकि कल्चर हमेशा ऊपर से नीचे ही आता है। एक पल के लिए सोचिए, एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर की जगह खुद को रखिए। उसकी पोस्टिंग, उसका ट्रांसफर सब एक ऐसे डीजीपी के हाथ में है जिसे सीएम ने चुना है। अब अगर उस ऑफिसर को 2 अलग अलग ऑर्डर्स मिलते हैं, एक जो कानून कहता है और दूसरा जो ऊपर से आया है, तो वो क्या करेगा? किसकी सुनेगा? उसकी नौकरी और उसका ज़मीर दोनों दांव पर हैं। हम इस पूरी बात को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। पुलिस के मामलों में डीजीपी का ऑर्डर ही फाइनल कमांड होता है, ये तो हम सब जानते हैं। पर सवाल ये है कि डीजीपी को फाइनल कमांड कौन देता है? इस पर सोचिएगा जरूर।